हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अंधा युग का एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये ब्लॉक नंबर 6 है आपका, यूनिट नंबर 3 और प्ले है ये आपका, और लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। एक्ट वाइज हम इसका एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी टाइटल की, तो अंधा युग का मतलब होता है ब्लाइंड एज। ऐसी एज जिस समय जो लोग होते हैं वो क्या होता है, उनके मन में लालच रहता है, मोरल वैल्यूज़ का डिके हो जाता है और लोगों को डाउनफॉल हो जाता है। यहाँ पे डिसीट, कनिंगनेस, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इमोरल होती हैं तो वो जन्म लेती हैं। तो ऐसी एज को कहा जाता है एज ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे जो अंधा युग है ये इंस्पिरेशन है धर्मवीर भारती की महाभारत से। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंडिया था, तो उसकी जब उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, इंडिया में बहुत सारे इश्यूज देखे, तो इन इश्यूज ने उनको कंपेल किया अंधा युग लिखने के लिए। वैसे इसमें तो जो कैरेक्टर्स है वो महाभारत से है, मीन्स कि माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, बट कुछ जो इसमें कैरेक्टर्स है जैसे कि ओल्ड वैगर, क्रो, आउल और कोरस जो है वो फिक्शनल है। तो ये डिफरेंस है अंधा युग और ओरिजिनल महाभारत में। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इसको 5 एक्ट में और एक प्रोलॉग, इंटरलूड और एपिलॉग में डिवाइड करा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो इसमें जो इंसिडेंट और कैरेक्टर्स है वो महाभारत में से लिए गए हैं, बट यहाँ पे क्या है कि जो माइथोलॉजिकल एज ऑफ डार्कनेस है उसको कंटेम्पररी एज ऑफ डार्कनेस से कंपेयर करा गया है। कि जो उस समय जो अगर हम देखें पांडवास और कौरवास के बीच में जो वार हुआ था, वैसे तो वार की जो विक्ट्री मिली थी वो तो उनको मिली थी, पांडवास को मिली थी, लेकिन दोनों तरफ से जो है वो बहुत मतलब इस युद्ध में जीतने के लिए बहुत धोखाधड़ी उन्होंने की थी, एक दूसरे के साथ बिट्रेयल, डिसीट हुआ था। यहाँ पे करप्शन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ हुई थी। तो यहाँ पे भी पावर के लिए जो है वो ग्रीड थी उन लोगों के बीच में, क्योंकि कुरुक्षेत्र के लिए ही, मतलब हस्तिनापुर के लिए ही लड़ाई हुई थी। यहाँ पे तो हम देखें तो यहाँ पे जो पावर के लिए या फिर अपनी इनहेरिटेंस के लिए ही जो लड़ाई हुई थी। तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो जो उस समय के इशू थे वो मतलब इस युग में भी हमें वो बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं। इसके बाद प्रोलॉग की बात करें तो प्रोलॉग में क्या होता है, यहाँ पे डार्कनेस एंड लाइट दिखाया गया है। यहाँ पे जो प्रोलॉग होता है वो बिगिन करता है इन्वोकेशन से। इन्वोकेशन से क्या होता है इन्वोकेशन, ये होता है ब्लेसिंग्स होती हैं, मतलब मीन्स कि ये प्रेयर होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक्ट जो प्ले शुरू होने से पहले गॉड की ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो जैसे कि इलियाड, ओडिसी और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में जो प्ले शुरू होने से पहले वहाँ पे इन्वोकेशन है, तो सेम यहाँ पे भी है। तो इसलिए ये जो अंधा युग है ये किसके पैरेलल जाता है, ओडिसी, इलियाड और मिल्टन जो कि वेस्टर्न इपिक्स हैं उनके पैरेलल जाता है, मतलब उनके सिमिलर है। इन्वोकेशन यहाँ पे फॉलो होती है किसके साथ, प्रोक्लेमेशन के साथ। यहाँ पे जो प्रेयर है, प्रेयर के साथ एक मैसेज है। मैसेज क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो प्ले है वो किसके बारे में कंसर्न है, एज ऑफ डार्कनेस के बारे में। यहाँ पे जो ग्रेट वार है महाभारत का, उसका जो है वो आखिरी दिन है, 18 डे है, वो दिखाया गया है इसमें, जिसमें जो और एज ऑफ डार्कनेस के बारे में कंसर्न है। इसमें जो स्टेज पे जो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब प्ले क्या होता है, स्टेज पे इसको परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो कोरस है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो विष्णु पुराण में जो डार्कनेस, एज ऑफ डार्कनेस का मतलब वो क्या होता है कि एक ऐसा पीरियड जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो टॉपसी टर्वी हो जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो धर्म का विनाश हो जाता है। और यहाँ पे जो लोग हैं, रूलर लोग हैं, मतलब लीडर लोग हैं, वो ग्रीडी हो जाते हैं और रिच होते जाते हैं करप्शन की वजह से। एक्शंस और थॉट इविल हो जाते हैं यहाँ पे, और डिसीट और कनिंग जो है वो फ्लॉरिश करने लगते हैं। लोग जो है वो, आम लोग डर से भर जाते हैं और केव्स में क्या लेने लगते हैं, शरण लेने लगते हैं। फिर जो प्रोलॉग का एंड है, तो इसमें जो ऑथर है ये होप दिखाता है कि लॉर्ड कृष्णा आएंगे और इन जो इमोरलिटी है, मतलब ऐसी जो वैल्यूज़, ऐसी जो मतलब जो लोग अनैतिकता के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो लॉर्ड कृष्णा उनको बचाएंगे। इसके बाद एक्ट 1 स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, कौरवास किंगडम। इसमें क्या होता है कि जो
ऑथर है वो हमें फेस टू फेस मिजरी, डेथ, डिके और करप्शन के फेस टू फेस लाता है। इट इज़, और ये 18 डे है बैटल का। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कुरुक्षेत्र वार का 18 डे है, और पांडवास वार जीत चुके हैं और कौरवास हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पांडवास बेशक जीत चुके हैं, उनके मन में कोई खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। कौरवास जो है वो शर्मिंदा है कि इस वार को हार चुके हैं, बहुत ब्लडशेड हो चुका है। धृतराष्ट्र और गांधारी जहाँ पे संजय का वेट कर रहे हैं कि वो बैटल फील्ड से आएगा और कोई न्यूज़ उनको दे देगा। तो इस यहाँ पे संजय कौन है, जो कि एक मतलब इसके पास विजनरी पावर है, और ये युद्ध के दृश्यों को देखकर जो है वो गंधारी और धृतराष्ट्र को जो है वो न्यूज़ देता रहता है, तो उसका वेट कर रहे हैं। इसके बाद जो धृतराष्ट्र है वो बहुत पछता रहे, बोलते हैं कि उनका जो माइंड है वो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, बहुत ही डर से बड़ा भरा हुआ है, और वो इस बात को मानते हैं कि ये उनकी जो ब्लाइंडनेस थी, उस ब्लाइंडनेस ने उनको क्या किया कि मतलब इतना अंधा कर दिया कि उनकी जो बाकी जो सेंसेस थी उन्होंने भी सोचना बंद कर दिया, और उन्होंने यहाँ पे वो किसको नहीं समझ पाए, सोशल एंड मॉरल कोड्स को नहीं समझ पाए, और अपने बेटों को जो है वो युद्ध करने से रोक नहीं पाए। यहाँ पे जो गंधारी हैं तो वो बहुत दुखी हो चुकी हैं अपने बेटों की डेथ की वजह से, और यहाँ पे जो गंधारी बोलती हैं कि चाहे हम पांडवास की बात करें चाहे कौरवास की बात करें, तो दोनों दोनों जो है वो दोनों को इविल ने क्या कर लिया, जो है वो डिस्ट्रॉय कर लिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अंधा युग है वो किसके पैरेलल चल रहा है, मैकवेथ। मैकवेथ में भी क्या होती है, जो डाइने है वो डाइने वो प्रोफेसी करती है कि और प्रोफेसी, उनकी प्रोफेसी की वजह से जो है वो राजा डंकन मारा जाता है। तो इसके बाद फिर मतलब मैकवेथ को बोलते हैं कि आप राजा बनोगे, और इसकी वजह से वो बहुत मर्डर करने लगता है, और एंड में उसका खुद का जो है वो क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। एक्ट 2 में अगर हम देखें तो मेकिंग ऑफ हिस्ट्री, इसमें क्या है, अश्वत्थामा जो है वो क्या बन जाते हैं, एक खूंखार जानवर की तरह बन जाते हैं। तो वो पहले बताते हैं कि पहले वो क्या थे, अच्छे इंसान थे, उनके अंदर अच्छाइयाँ थी अश्वत्थामा के अंदर, लेकिन उनको याद आता है कि उनके जो फादर गुरु थे उनको क्या किया था, धोखे से मार दिया गया था। जो युधिष्ठिर है तो वो उनसे उनके जो गुरु फादर हैं तो उनसे झूठ बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो इसके कारण वो क्या करते हैं कि अपने जो वेपन से नीचे रख देते हैं, और जिसकी वजह से जो धृष्टद्युम्न है वो क्या करता है, उनके ऊपर अटैक करता है और उनको मार देता है। तो ये धोखे से ये सब जो अश्वत्थामा को पता चलता है, वो देख रहा होता है, तो फिर उसके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो फिर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अब वो क्या करेगा। उसी समय वो डिसाइड करता है कि अब उसका मकसद क्या रहेगा, उसका मकसद ये होगा कि किल एंड किल, मतलब सिर्फ मारेगा, मतलब पांडवों का अंत करेगा। तो पांडवों का अंत करने के लिए वो इस हद तक चला जाता है कि वो उत्तरा के पेट के अंदर जो अभिमन्यु का बेटा होता है, बच्चा होता है, तो उसको भी मारने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो है वो मतलब जो लॉर्ड कृष्ण है उसको श्राप दे देते हैं कि अब वो क्या करेगा, मतलब उसके जो भी घाव है वो भरेंगे नहीं, उसमें पस बहती रहेगी, स्मेल आती रहेगी, इस तरह से उसको श्राप दे देते हैं। एक्ट 2 जो है वो एंड करता है, इसमें कोरस जो है वो कमेंट कर रहे हैं उस नाइट के बारे में, बोलते हैं कि ये जो नाइट थी वो पांडवास के लिए नाइट ऑफ इंटॉक्सिकेशन थी, लेकिन जो कौरवा थे उनके लिए क्या थी, नाइट ऑफ शेम एंड कंसीलमेंट थी, क्योंकि इसमें जो कौरवास थे वो हार गए थे। एक्ट 3 स्टार्ट होता है, इसमें हाफ ट्रूथ हाफ अश्वत्थामा। तो इसमें क्या होता है कि जो भीम है वो दुर्योधन को हरा देते हैं अपने ट्रिचरी के साथ। ट्रिचरी क्या होता है कि इसमें उनके साथ वो विश्वासघात करते हैं और धोखे से उसको हरा देते हैं। अब अश्वत्थामा, कृतवामा और जो कृपाचार्य है वो डिसाइड करते हैं कि अब वो पांडवास को मारेंगे ट्रिचरी से। ट्रिचरी मतलब उनको विश्वासघात करके उनको धोखे से मारेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अश्वत्थामा जो है वो कौरवास की आर्मी का कमांडर बना दिया जाता है। और यहाँ पे अब स्टेज पे क्या होता है कि 2 डांसर आते हैं, और उन वो किसके बीच में है, मतलब एक ने ड्रेस पहन रखी है आउल जैसी, दूसरे ने क्रो जैसी। तो स्टेज पे वो एंटर करते हैं, और जो आउल है तो वो सोए हुए कौवे के ऊपर जो है वो अटैक करता है। तो यहाँ से उसको अश्वत्थामा को क्लू मिल जाता है कि उसको क्या करना है, उसको मतलब सोए हुए पांडवास को मारना है। और वो जो अश्वत्थामा है वो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पे कृपाचार्य जो है वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। तो पहले तो वो बोलते हैं कि हम ट्रिचरी से उसको नहीं हरा सकते, फिर वो बोलता है कि अब वो उत्तरा के बेटे को भी उसके बूम में मार देगा।
तो कृपाचार्य बोलते हैं कि हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। वो उसको समझाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ पे जो कृतवर्मा है तो वो भी उसके पीछे चल रहा है अश्वत्थामा के। इंटरलूड आ जाता है यहाँ पे। इंटरलूड क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक लंबा प्ले होता है उसके बीच में, दो एक्ट के बीच में एक शॉर्ट ब्रेक होती है या इंटरवल होता है, उसको इंटरलूड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस इंटरलूड में हमें क्या समझ आता है, जो साइकोलॉजिकल मोटिव है किसका, विदुरा, संजय और युयुत्सु का। यहाँ पे युयुत्सु कौन है, जो ये हाफ ब्रदर है कौरवास का। ये मतलब दासी का बेटा होता है, और लेकिन ये युद्ध लड़ता है पांडवास की वजह से की तरफ से। कुछ वजह होती है जिसकी तरफ से वजह से वो क्या करता है, युयुत्सु जो है वो पांडवास की तरफ से युद्ध लड़ता है। हालांकि उसको कौरवास की तरफ से लड़ना चाहिए था, बट वो नहीं लड़ता। मतलब वो अपने हिसाब से वो धर्म का साथ दे रहा है, तो वो इसलिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो युयुत्सु और युयुत्सु है, तो यहाँ पे उसको व्हील के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। जैसे जो व्हील है, तो इसमें बोला गया कि युयुत्सु जो है वो एक व्हील की तरह है। जैसे व्हील जो है वो गलती से दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, तो युयुत्सु भी जो है वो पांडवास की तरफ से तरफ जो है वो गलती से चला गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओल्ड बैगर अपीयर होता है, उसकी मतलब आत्मा जो है वो स्टेज पे अपीयर होती है, जो कि जिसको कि अश्वत्थामा ने मार दिया था। इसके पास अब विजनरी पावर है, और यहाँ पे वो जो युयुत्सु, संजय एंड विदुरा जो है वो अपनी फ्यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और अपनी मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड वैगर यहाँ पे अपनी विजनरी पावर से देखता है अश्वत्थामा और कृष्णा का जो रथ आ रहा है उसको देखता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो उन रथों को रोक नहीं पाएगा। मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उन रथों को वो रोक पाएगा। यहाँ पे जो अश्वत्थामा है वो पांडवास को मारने के लिए उनके कैंप के बाहर पहुँच गया है, तो उसको रोकने के लिए कोई एक बहुत बड़ी बॉडी खड़ी है, जेंट लाइक बीइंग खड़ा है। मतलब तो ये कौन है, लॉर्ड शिवा है। तो इस तरह से जो इंटरलूड है वो एंड हो जाता है इसका, मतलब जो ब्रेक होती है बीच की। और इसमें जो वो घोस्ट है वो खुद भी डर जाता है। तो घोस्ट किसका है, उसी ओल्ड वैगर का जिसको अश्वत्थामा ने मार दिया था। उसके बाद गंधारी के कर्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो कोरस है वो रिवील करता है कि जो ये बहुत बड़ा जियांट लाइक बीइंग है, मतलब बहुत ही विशाल का है कोई चीज़ है, तो ये कौन है, लॉर्ड शंकरा है। और लॉर्ड शंकरा को वो क्या कर देता है, जो अश्वत्थामा है उनको प्लीज़ कर देता है, खुश कर देता है, और उनसे आशीर्वाद ले लेता है कि वो जीतेगा। तो शंकरा क्योंकि बहुत ही आसान है उनको खुश करना, तो वो खुश हो जाते हैं। और अश्वत्थामा जो है वो कोशिश करता है उत्तरा के बूम को ख़त्म करने का, मतलब बूम के अंदर जो बच्चा है उसको ख़त्म करने का। तो इस इमोरलिटी के एक्ट के लिए लॉर्ड कृष्णा उसको कर्स करते हैं, मतलब उसको मारते नहीं अश्वत्थामा को, बल्कि उसको कर्स करते हैं कि तुम्हारी जो बाउंड्स हैं वो कभी भी घाव भरेंगे नहीं, उनके पास से निकलती रहेगी और तुम ऐसे ही घूमते रहोगे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गंधारी है वो बहुत दुख में अपने बेटों की मौत की वजह से, तो वो ये मानती हैं कि जो श्री कृष्णा है वही जो है वो उनके बेटों की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे मैन ही जो तुम्हारे खुद के लोग होंगे वही तुम्हें मार देंगे, और आपस में लड़ेंगे वो। और बाद में जो क्या होगा कि तुम एक जानवर की तरह जो है वो एक ऑर्डिनरी किसके द्वारा मारे जाओगे, हंटर के द्वारा मारे जाओगे। अब जो कृष्ण है इस कर्स को, इस श्राप को वो क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में गंधारी को अब बहुत पछतावा होता है जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि उस मतलब कुरुक्षेत्र के वार में मैं लाखों बार मैं मारा गया हूँ, बल्कि वो लोग नहीं मारे गए। तो इससे जो गंधारी होती है उनको बहुत दुख होता है कि उन्होंने क्यों श्राप दे दिया श्री कृष्णा को। और फिर वो बोलते हैं कि आप तो इस श्राप को चाहते तो वापस भी ले सकते थे, आपने क्यों श्राप ले लिया। लेकिन वो खुशी खुशी उस श्राप को वो अपना लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं विक्ट्री एंड डेथ एक्ट 5 में। यहाँ पे जो अर्थ है अब क्या हो जाती है, धीरे 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 जो खून से लथपथ जो उजरी हुई अर्थ थी अब वो किस में हो जाती है, वो अब ग्रीन हो जाती है, मतलब हरी भरी होने लगती है। यहाँ पे जो जितने भी पांडवास थे वो बैड रूलर्स साबित होते हैं। यहाँ पे जो भीमा है बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, अर्जुन जो है वो वेरी हो जाता है, नकुला यहाँ पे इग्नोरेंट हो जाता है, और सहदेव जो है वो
बर्थ से रिटायर हो जाता है। यहाँ पे युजुत्सु जो है वो उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती है, उसके जो बच्चे होते हैं मतलब उस उनके वंश के, तो वो बच्चे उस पर पत्थर फेंकते हैं, गालियाँ निकालते हैं, भीम उसकी इंसल्ट करता है। तो ये जो युधिष्ठिर है ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पाता है और वो सुसाइड कर लेता है। धृतराष्ट्र, कुंती और गंधारी जो है वो जंगल में आग लगी होती है उधर जाते हैं और वो जल जाते हैं। फिर इसके बाद ये एक्ट जो 5 है, तो इसके साथ हम देखते हैं कि अब जो है ये प्ले ख़त्म होने वाला है एक्ट 5 के साथ। फिर इसके बाद एक एपिलॉग होता है। एपिलॉग में क्या होता है कि डेथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अब यहाँ पे जो कृष्ण है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जैसे कि उनको श्राप मिला था कि वो कैसे मारे जाएंगे, एक ऑर्डिनरी जो हंटर होगा उसके द्वारा मारे जाएंगे। अब देखो ऑर्डिनरी हंटर कौन है यहाँ पे, वही जो ओल्ड बैगर था अब ओल्ड हंटर बन गया है। तो क्या होता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं ना, तो वो श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं, तो उनके पाँव जो है ना, तो उसको लगता है कि वो उनके जो पाँव उसको दिख रहे होते हैं, तो उसको लगता है ये डियर मतलब किसी हिरन की आँख है। तो वो जो ओल्ड हंटर होता है उनको शूट कर देता है और श्री कृष्ण मर जाते हैं। उनके मतलब पाँव से बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है और उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो इस तरह से जब उनकी कृष्णा की डेथ होती है तो पूरी जो धरती है वो डार्क हो जाती है। लॉर्ड कृष्णा जो है वो लॉर्ड कृष्णा की जो एक डेथ बताई गई है कि वो मानवता के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। तो इस तरह से ये जो अंधा युग है इसकी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होती है। आप लोग मेरे ये नोट्स रीड आउट कर सकते हो, उससे आपको एपिलॉग प्रोलॉग इंटरलूड और जितने भी एक्टिव वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है वो यहाँ पे मेजर थीम्स हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स मेजर थीम्स को तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि समय बहुत हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग ये नोट्स को देख लोगे तो इजी नोट्स हैं, आप कर लोगे। तो यहाँ पे मोरालिटी एंड इथिक्स उसको एक्सप्लेन करा है मैंने। और फिर उसके बाद दूसरा है साइकिल ऑफ वायलेंस। इसके बाद एग्जिस्टेंशलिज्म, पावर एंड करप्शन। तो 2-3 क्वेश्चन आपके इधर से कवर हो जाते हैं। और फिर आता है जस्टिस एंड रिडेम्पशन, ह्यूमैनिटी एंड कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा। और इसके बाद फिर 7th है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट में अभी ये नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो ये मैं कर रही हूँ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बतानी है आपने अंधा युग की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अंधा युग इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है फ्रेंड्स, ब्लॉक नंबर 6 का। तो इसको तो अंधा युग को आपने छोड़ना नहीं है, हर तरह से इसको तैयार करके जाना है आपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।